अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है कि एक सिंपल टिट फॉर टैट एक्सचेंज। नहीं, इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इम्प्लिकेशंस हैं। पाकिस्तान के हमले और ईरान का जो हमला हुआ और फिर पाकिस्तान का इसके दौरान जो एक विंडो थी उसमें क्या हुआ, ये सारी बातें जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ईरान का क्या केस है, पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है ये इतनी स्मार्ट क्यों है, और इसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस आगे इनके फर्दर एस्केलेशन के हवाले से वो क्या हैं, और जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, इसराइल गज़ा, वहाँ पे इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी। इतना तो हम जानते हैं कि ईरान ने एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया, लेकिन उस अटैक का उन्होंने दिफा ये किया कि देखिए भाई, हमने ये हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर तो ज़रूर किया लेकिन पाकिस्तानियों पर नहीं किया, पाकिस्तान की अफवाज पे नहीं किया, एंड सो फोर्थ। ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है कि आप कैसे ये कर सकते हैं कि भाई हमने अपने लोगों पे किया लेकिन वो लोग आपके पास थे। इस तरह से तो दुनिया का निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी कई चीज़ें हैं जो समझना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे कि जैश अल अदल, ये लोग हैं कौन। जैश अल अदल एक ऑफ शूट है, बाकियात आप कह सकते हैं, जुंदुल्लाह की है, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम थी, ईरान में ऑपरेट कर रही थी। ईरान का ये केस है कि जब इसराइल ने गज़ा पे हमला किया तो उसके साथ उसने बहुत सी अपनी हिमायती तंजीमें पाकिस्तान में और ईरान में एक्टिवेट कर दी। तो हम ये उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, यानी कि तासुर ये है कि असल में हमला हमने इसराइल पर ही किया है। और साथ उसके एक और बात भी चल रही है कि जो कुछ वक्त पहले जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हुआ था, उसका ताल्लुक भी इसी जो जैश अल अदल से उन्होंने बताया। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो इनकन्सिस्टेंसी है उनके बयान में, वो कुछ इस तरह से जाती है कि एक तो वो ये कहते हैं कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया इसलिए कि हमें बड़ी एक क्रिटिकल इंटेलिजेंस मिली थी कि ईरान पे एक और हमला होने वाला है जैश अल अदल की तरफ से। बिल्कुल वैसे ही जैसे बरतानिया ने इराक़ पे ये इल्ज़ाम लगा के कि उनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और वो किसी भी वक्त बरतानिया पे हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। अब देखें, इस तरह के माहौल में दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, या आप रिटेलिएट करते हैं या आप प्रीएम्प्ट करते हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब यह है कि दूसरे के हमला करने से पहले आप हमला करके उसकी जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है आप उसको न्यूट्रलाइज़ कर दें, उसको आप ख़त्म कर दें। और रिटेलिएशन ये है कि आप पे हमला हो गया और आपने फिर जवाब कार्रवाई की। ईरान ये कह रहा है कि नहीं, ये दोनों ही चीज़ें हुई हैं, दोनों हो नहीं सकती हैं। पर्टिकुलरली उस माहौल में कि जब जो ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ था उसकी ज़िम्मेदारी तो आईसिस ने कबूल की हुई थी। डज दिस मीन कि ईरान का जो एक क्लेम है ये सारे का सारा बिला वजह ही ये टोटली हवा में है? नहीं, टोटल हवा में नहीं है। देर आर सम लिंक्स हमें कुछ ना कुछ हिस्टोरिकली मिलते हैं कि जुंदुल्लाह की सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, और जो एक प्रॉक्सी का एक ज़माना बड़ा एक गालिब आ गया था कि ममालिक जो हैं बराह रास्त एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे बल्कि ग्रुप्स के ज़रिए लड़ रहे थे। कोई 70 से ज़्यादा ग्रुप्स सीरिया में काम कर रहे थे, उधर दाइश वाला उनका अपना एक ग्रुप था, उनके अपने इंटरेस्ट थे, एंड सो फोर्थ। तो उनके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स थे कि जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था, और ईरान का ये कहना है कि जुंदुल्लाह उन ग्रुप्स में से एक था, और उसका कुछ एविडेंस भी है। लेकिन पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि जो जुंदुल्लाह का लीडर था अब्दुल मालिक रेगी, उसको गिरफ़्तार कराने में तो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की थी। तो पाकिस्तान उनको क्यों इस तरह से हार्बर करेगा कि आप ईरान के ख़िलाफ़ जो करना चाहें वो करें। हाँ, कोई इल्लीगली किसी मुल्क में अगर रह रहा है तो वो तो पाकिस्तान के कवानीन को तोड़ रहा है। तो बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से कोऑपरेट करें, आप उसको यानी कि आप बात को कम्प्लीटली आप दूसरी तरफ ले गए। तो ये इनकन्सिस्टेंसी कि ये रिटेलिएशन थी, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, ईरान का केस इससे जो है वो काफ़ी यानी एक बड़ा स्ट्रेंज लगता है और बड़ा कमज़ोर लगता है। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की रिटेलिएशन की तरफ, जिसे मैं कहता हूँ स्मार्ट मूव। अगरचे मेरा ये व्यू रहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान करता है तो वो भी समझ में आने वाली बात है। ऐसा ही हुआ करता है कि रियासत के शहरी जो होते हैं वो अपना अपना व्यू देते हैं कि किस तरह से होना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली रियासत के जो जिनके हाथ में फ़ैसला होता है उन्होंने करना होता है, और वो रियासत के हक़ में करते हैं। सो येस, वी सपोर्ट के जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। लेकिन मैं इसको स्मार्ट मूव कहता हूँ, स्मार्ट रिटेलिएशन कहता हूँ, इस वजह से कि देखिए, रिटेलिएशन अगर करना ही है तो अब उसके करने का एक तरीका है। तो पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन थी ये इस हवाले से बड़ी स्मार्ट थी कि इसने जो दहशतगर्द तंजीमें एंटी स्टेट हैं, जैसे BLA है,
और BLF एंड सो फोर्थ, ये अटैक उन पे किया कि जो ईरान का क्लेम था कि हमने पाकिस्तान के आसट्स पे नहीं बल्कि उन दहशतगर्दों पे हमला किया जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो पाकिस्तान ने भी एग्जैक्टली उस लाइन को फॉलो करते हुए कि जो हमारे नॉन ईरानियन दहशतगर्द, नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें कहें तो ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेशन है वो, कि हमने उन पे हमला किया है। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने इसे अचीव क्या किया, और मैं इसे स्मार्ट क्यों कहता हूँ। नंबर वन तो ये कि ये ईरान के आसट्स पे हमला नहीं हुआ बल्कि उन दहशतगर्दों पे हुआ जो पाकिस्तान को हर्ट करते हैं। इससे अब कई और तरह के नेटवर्क्स हैं वो एक्सपोज होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक इंडियन लिंक है, वो एक्सपोज होता है। कुलभूषण यादव का आपको याद होगा कि वो भी ईरानियन लिंक, वहाँ से पाकिस्तान में आना एंड सो फोर्थ, कि ये इनकर्जन्स अभी भी जारी हैं। और ये तो वाज़ेह हकीकत है कि BLA को इंडिया तो सपोर्ट करता है। तो इस हमले के बाद पाकिस्तान की जो इंटेंशनैलिटी है वो सामने आ जाती है कि पाकिस्तान फिर अपने दिफा के लिए कहाँ तक जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। दूसरी इसमें स्मार्ट चीज़ ये है जो पाकिस्तान ने अपने वेपन्स यूज़ किए हैं। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट मूव, क्योंकि ईरान ने तो जो मिसाइल दाग दिए वो दाग दिए, और ईरान ख़ुद को समझता है, कहता भी है कि हम एक मिसाइल पावर हैं, लेकिन अब दुनिया में मिसाइल पावर बेसिकली कोई बहुत बड़ी पावर नहीं हुआ करती है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। जैसे इसराइल ने आयरन डोम बनाया हुआ है, ऐसे ही इंटरसेप्टर्स होते हैं, तो मिसाइल्स को तो आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको हवा में आप रोक सकते हैं। जो पाकिस्तान ने वेपन्स इस्तेमाल किए हैं वो 3 तरह के हैं। स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं जो कि एक जगह से, ज़रूरी नहीं है कि आप दुश्मन, खैर मैं अभी भी पाकिस्तान ईरान के कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ दुश्मन इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन कहने का मतलब है कि जिस पे आप अटैक कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करें, बल्कि आप अपने मुल्क की फ़िज़ा में रहते हुए आप एक्यूरेटली आप मिसाइल दाग सकते हैं। तो एक तो पाकिस्तान ने ये किया। दूसरा जो टाइप है वेपन का वो किलर ड्रोन्स का है, एंड दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यानी किलर ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स, इतने से लेकर अब तो बिल्कुल लिटरली आपकी जो हाथ की हथेली है तकरीबन इतने इतने भी हैं कि वो ऑलमोस्ट छोटे छोटे परिंदों की तरह जाके तो वो हिट करते हैं। यानी कि जो पहला था स्टैंड ऑफ का कि उसमें आपके पास एक डिस्पैचर है, वो डिस्पैचर आपका अपाची हेलीकॉप्टर हो सकता है, आपका फाइटर जेट हो सकता है, कि जहाँ से आप मिसाइल को डिस्पैच करते हैं। लेकिन जो किलर ड्रोन है ये बजाते खुद एक वेपन है, इससे वेपन लॉन्च नहीं होता। तो पाकिस्तान अपनी फ़ाइटिंग कैपेबिलिटी बता रहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होता ये है कि जब आप इस तरह के वेपन इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फ़ाइटिंग कैपेबिलिटी बता रहे हो। दो ही तरीके होते हैं उसके, या तो आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप दुनिया को बता रहे हैं कि अगर हालात वहाँ तक जाते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी, दैन दिस इज़ व्हाट वी हैव। सी वे स्पैकम पैराबैलम, कि अगर आप जंग से बचना चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब दुश्मन को ये पता होगा, या किसी भी जो भी आप पे अटैक करना चाहता है उसको जब पता होगा कि आप जंग के लिए तैयार हैं, तो वो आपको छेड़ेगा नहीं। अगर उसे ये पता है कि आप कमज़ोर हैं तो आपको ज़रूर छेड़ेगा वो। तो पैराबैलम बेसिकली है कि जंग के लिए तैयार रहेंगे, इस तरह से आप बताते हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं, ऑब्वियसली अपने दिफा में। तीसरा जो यहाँ पे वेपन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, जो लोइटरिंग म्यूनिशन है, आई थिंक दैट आर्ग्यूबली वाज, अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा पहले दोनों से भी ज़्यादा ये बेहतर था क्योंकि ये बड़ा हमारा गर्द किस्म का हौसला है ये, कि जो किलर ड्रोन है वो तो जाके अटैक कर देता है, वेराज जो लोइटरिंग म्यूनिशन है ये बरह रास्त अटैक नहीं करता, बल्कि ये लफंगों की तरह जब होता है ना दुकानों के आगे पीछे, उधर भी खड़ा है, उधर भी खड़ा है, उधर भी खड़ा है, ये इस तरह से इंतज़ार करता रहता है अपने टारगेट का, घूमता रहता है आगे पीछे, जब टारगेट उसको आइडेंटिफाई होता है तो फिर स्ट्राइक करता है। एंड दैट्स वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है, और उसने जगह जगह मैसेज दे दिया है कि दिस इज़ व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। एक इसमें एडिशनल आप चीज़ से अमल कर लेंगे, जैसे ईरान ने तो दाग दिया ना मिसाइल, पाकिस्तान ने ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करके वो एक्यूरेट पिन पॉइंट करके कि हम अगर चाहें तो हम ये कर सकते हैं, तो ये दूसरी चीज़ उसने साथ अचीव कर ली कि जो वेपन्स हैं वो, यानी कि नंबर 1 जो हमने बात की कि उन लोगों को टारगेट किया जो पाकिस्तान को हर्ट कर रहे हैं और वो इरानियन नेशनल नहीं है। नंबर 2 जो वेपन्स इस्तेमाल किए वो इस तरह के थे कि जिसमें शहरियों की हलाकत का ख़तरा नहीं था। अगरचे कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वहाँ पे भी बच्चों की डेथ्स हुई हैं, लेकिन मैं बगैर कंफर्मेशन के बात करने का आमतौर पे आदी नहीं हूँ। वी डोंट नो, जब इस तरह खबर आती है तो हर तरह की खबरें आ रही होती हैं, कुछ खबरें हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ है कि नहीं ऐसा है। सो बट इन एनी केस जो अटैकिंग स्टाइल है पाकिस्तान का वो बड़ा प्रिसाइज था और बड़ा केपेबल था, तो ये सेकंड स्मार्ट जो चीज़ थी। एक और उसमें वजह ये है कि जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पे जो राइट्स का एक इशू चल रहा है उसको दहशतगर्द तंजीमें हाईजैक करती हैं और उनको कहाँ कहाँ से सपोर्ट किया जाता है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट।
अब जबकि पाकिस्तान ने वहाँ पे अटैक किया है, तो ये जो अवेयर तबका है पाकिस्तान का, उनको तो पता था कि ईरान के उस हिस्से में इस तरह के दहशतगर्द लोग छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान को हर्ट करते हैं। लेकिन आम आवाम में शायद ये बात पहले नहीं थी। अब ये पता चल गई है कि ये सिर्फ कोई लोकल जो उन्होंने तासुर दिया हुआ है ना कि आप हमारे हकूक़ नहीं देते तो हम आपसे लड़ रहे हैं, वो तासुर ख़त्म हो गया है इस अटैक के बाद कि नहीं, आपके इंटरनेशनल लिंक्स हैं, आप दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, आपके पास एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जाहिर सी बात है कि उसको कोई फ़ंड भी करता होगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो हम खुद ही फ़ंड करते हैं, इसलिए कि आपका तो केस ही है कि हमारे तो हकूक़ नहीं मिलते तो गरीब हैं, तो ये हैं, वो हैं सारा। तो फिर आप इस लेवल पे तो आप नहीं कर सकते जिसमें के लिए आपको एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए होंगी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो इस अटैक के बाद आम आवाम में ये तासुर जो उन्होंने फैलाया हुआ था बलोचों ने और हमारे सेकुलर लिबरल्स भी जो उनकी आवाज़ बने हुए थे कि वो तो बड़ा मज़लूम तबका है और वो तो बस तंग आके एक वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। नाउ इट इज़ आइडेंटिफाइड आम आदमी की नज़र में भी कि ये तो एक बैनुल-अक़वामी पूरा एक सेटअप है इनके पास। ये गरीब लोग नहीं हैं, ये सिर्फ बलोच हकूक़ की आड़ में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट मूव। मैंने अपने ट्विटर और नाउ एक्स में कहा था कि समरी मेरी वीडियो की ये होगी कि जो अटैक है वो ईरान की सरज़मीन पे हुआ है, लेकिन इसकी तकलीफ़ न्यू दिल्ली को हुई है, और न्यू दिल्ली को तकलीफ़ इसलिए हुई है कि उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान, बहुत इन्वेस्टमेंट है दहशतगर्दों पे। इसके बाद अब उनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर उनकी सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। वो पहले भी हैं, लेकिन इस स्टेज पे वो अब अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो दिस इज़ वाई आई से कि दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव बाय पाकिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या ये एस्केलेट कर सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं, ये एस्केलेट नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वजह यह है कि दोनों मुल्क केयरफुल रहे इस हवाले से कि उन्होंने एक दूसरे के आसट्स को निशाना नहीं बनाया, बल्कि ईरान के मुताबिक उनके दहशतगर्द और पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द जो वहाँ पे थे, नॉन स्टेट एक्टर्स ऑब्वियसली दोनों साइड से, उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन वायलेशन जो हुई है वो सोवरेनिटी की हुई है, वो अपनी जगह पे एक इशू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इससे बियॉन्ड एस्केलेट नहीं करेगा। फिर साथ इसमें कुछ इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी हैं। मिसाल के तौर पे सी पैक का जो एक कुछ लोगों के नज़दीक वो रोल बैक हो गया, लेकिन वो रोल बैक हुआ नहीं है, स्टिल एक्टिव। तो ये चाइना, जिसके दोनों ममालिक से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि जहाँ से ओबोर का एक बहुत अहम कंटिजेंट, बड़ा अहम हिस्सा यानी कि सी पैक जहाँ से गुजर रहा हो जिन मुल्कों के पास से, वहाँ पे इस तरह की हॉस्टिलिटी हो रही हो, ये ठीक नहीं है। फिर उसके साथ साथ ईरान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी, वो एक फुल स्केल वॉर को वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती है। दैट वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर बोथ कंट्रीज़। तो मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ को सामने रखें तो हम कह सकते हैं यकीन के साथ कि ये इतना ज़्यादा नहीं जाएगा आगे। और फिर ये है कि ये इमोशंस यानी कि ओवर स्पिल हुए हैं, ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। ये छोटी मोटी झड़पें, स्कर्मिशेस, ये बड़े टाइम से चल रही हैं, लेकिन अब वो बात वहाँ पे आ गई है कि ईरान को आइडिया हो गया कि पाकिस्तान इस तरह से जवाब दे सकता है। अब ईरान का तो एक इशू था कि जो यमन में जो हो रहा था और जो आगे पीछे उसमें हम बात करेंगे, तो उसने तो अपने आप को एक रेलेवेंट रखने के लिए शायद ये मूव मेक की है। इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना काम था ये, लेकिन जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि ये बात वहाँ तक जाएगी, क्योंकि अब मिसाइल्स के साथ आप एक हद तक की आप एक न्यूक्लियर पावर का आप मुकाबला कर सकते हैं, एंड आई थिंक ईरान अंडरस्टैंड्स दैट। डीप डाउन जो बार बार दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं, अगरचे जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो तो सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स अपने अपने मुल्क में हैं, वो जो यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, वो बड़ी डिप्लोमेटिक है। ये ब्रदरली रिलेशनशिप है, फ्यूचर में हमें इकट्ठे काम करना होगा, विच आई थिंक इज़ अ गुड कि दोनों तरफ से वो एक गंग हाउ ब्रवाडो किस्म की वो नहीं आ रही है। स्टेट लेवल पे इस तरह की हॉस्टिलिटीज़ नहीं आ रही हैं, एक्सचेंज नहीं हो रही हैं। हाँ, ग्राउंड लेवल पे पाकिस्तान में एक अफसोसनाक बात ज़रूर है कि जो सुन्नी शिया बिला वजह एक इशू खड़ा हो गया है। देखें, अवाम को इस चीज़ का ख्याल करना होगा, क्योंकि इस तरह का जब मौका आता है तो एक्सप्लॉइट किया जाता है, बड़े बुरे पैमाने पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। जो शिया उलमा हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि डाउन करें, थोड़ी डाउन करें, और जो सुन्नी हजरात हमारे हैं उनसे भी ही दरख्वास्त है कि इसको सुन्नी शिया का इशू ना बनाएं। ये पाकिस्तान ईरान भी इशू नहीं है असल में। दोनों मुल्क एक्सेप्ट करते हैं कि हमने एक दूसरे पे अटैक नहीं किया, तो हम पाकिस्तान में एक दूसरे पे अटैक करना क्यों शुरू कर दें, भले वर्बली वो क्यों ना हो। बस ठीक है, एक इशू है वो हो गया है, मेरा ख्याल है अब इसको ये डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा, तो हमें भी अपने मिजाज के मुताबिक इसको डी एस्केलेट करना चाहिए पाकिस्तान में। आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, इसराइल में, गज़ा में, उस पर क्या इम्पेक्ट इस चीज़ पे होगा।
देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस वक्त पाकिस्तान और ईरान दोनों को एक पेज पे होना चाहिए था और ये एक पेज पे नहीं है। इसराइल की जंग, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था अपने पिछले वीडियो में, कि वो एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे आई हुई है कि इट्स आइदर मेक इट और ब्रेक इट फॉर इसराइल। वेरी लाइकली ये एक प्रोस्पेक्ट है कि हिजबुल्लाह के साथ उसका महाज खुल जाए। अमेरिका सीरियसली कंसर्न्ड है और वो इसराइल को पैगाम दे भी चुका है कि अगर हिजबुल्लाह से जंग होती है तुम्हारी, तो हम इब्तदाई तौर पे बम्बार्डमेंट वगैरह करके आपकी मदद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट भी एक फ्यूरियस रेजिस्टेंस अपने लोगों से फेस कर रही है। यूरोप में भी ऐसा ही है। और इसराइल की मतलब इस जंग में सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने मिलिटरीली इसको सपोर्ट करना होगा, उसकी इकॉनमी को करना होगा। और इसराइल की इकॉनमी को छोटी इकॉनमी नहीं है। जो मईशत के माहिरीन हैं वो ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि अगर सेकंड फ्रंट सिमल्टेनियसली खुल जाता है हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़, तो इसराइल की मईशत की कमर टूट सकती है। इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर दैम। जो गज़ा के लोग जिस तरह दिलेरी से फाइट बैक कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे एक है कि इसराइल को बजाते खुद उसकी इकॉनमी में बड़ा मुश्किल है। फिर ग्लोबल एक जो बाइकआउट की जो मूवमेंट चल रही है, उससे भी उसका नुकसान हो रहा है। इस स्टेज पे मुसलमान मुल्क आपस में तकसीम हो जाएं और अब ना सोचें, ग्रैंड स्कीम जिसे मैं कहता हूँ ना बार बार, कि जो ग्रैंड स्कीम है उसमें देखें, जो बिगर पिक्चर है उसमें देखें कि दिस कैन नेवर बी अबाउट ईरान और पाकिस्तान। इट कैन नेवर बी अबाउट ईरान वर्सेस पाकिस्तान। ये हमेशा होना चाहिए कि सारे इस्लामी ममालिक एक पेज पे हों। इसराइल को सिर्फ अगर मुस्लिम मुल्क इकट्ठे होकर अपनी एयर स्पेस, अपनी ज़मीन, अपना पानी ये देने से इनकार कर दे, तो इसराइल की इकॉनमी डन, फिनिश्ड। कोई तरीका नहीं है अमेरिका के पास वहाँ पे कोई चीज़ पहुँचाने का, और अमेरिका नई जंग नहीं छेड़ सकता। अमेरिका की मिलिट्री पावर हॉलीवुड में और है, लेकिन हकीकत ये है, ये बात शायद आपको जज्बाती लगे, लेकिन डेटा इस क्लेम के हक़ में नहीं है कि अमेरिका की जो मिलिट्री प्रोवेस है वो कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा है कि वो जिसको मर्ज़ी उखाड़ के वो एक उखाड़ पछाड़ करना शुरू कर दें। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 5 बड़ी जंगों में अमेरिका ने हिस्सा लिया है, जिसमें 4 में उसको नाकामी हुई है। वो हॉलीवुड में क्या होता है वो एक और चीज़ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो नहीं जंग अफोर्ड कर सकता कई ममालिक के साथ। इसराइल इकनॉमिकली जितना अंडर प्रेशर है, मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो के जंग के लिए फ़ौज नहीं भी भेजते ना, अगर सिर्फ रिफ्यूज़ कर दें कि हमारी मुल्क गुजरगाह के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, इसराइल इज़ डन, सस्टेन नहीं कर सकता वो खुद को। ये बड़ी अहम बात है। आई होप कि हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ पर तवज्जो देंगे। वी इम्प्लोर, जितने भी मुसलमान हैं, वी इम्प्लोर दैम कि फॉर गुडनेस सेक, को अल्लाह ताला का वास्ता है भाई, अब सोच लो हम इस जगह पे आ गए हैं। इफ़ दे कैन डू इट, जो मिडल ईस्ट वाला मामला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। नहीं करेंगे तो फिर जो हो रहा है वो चलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे।